अब इस 13वें सवाल में कह रहा है कि 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड तथा 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। यदि वे टकराकर जुड़ जाएं तो संयुक्त पिंड किस वेग से गति करेगा। तो जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है कि 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के दो पिंड, तो मान लेते हैं कि यह 10 किलोग्राम का कोई पिंड है और यह 20 किलोग्राम का कोई पिंड है। और फिर कह रहा है कि दो पिंड क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड तथा 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। मतलब यह इधर को जा रहा है और यह इधर को आ रहा है। और इस पिंड का जो वेग है वह है 40 मीटर प्रति सेकंड और इस पिंड का जो वेग है वह है 50 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि सवाल कह रहा है कि 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः, तो क्रमशः का मतलब 10 किलोग्राम के लिए 40 है और 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड के लिए जो उसका वेग है वह है 50 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए यह इधर को जा रहा है और यह इधर को आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपस में जरूर टकराएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वह स्थित यहाँ पर है। तो हमें यह पता करना है कि जब यह आपस में टकरा गए हैं तो ये दोनों पिंड अब किस वेग से इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। तो देखिए क्योंकि इसका जो वेग है वह भी ज्यादा है और इसका जो द्रव्यमान है वह भी ज्यादा है, जबकि इस पिंड का द्रव्यमान कम है और इसका वेग भी कम है। इसका मतलब जो इसका वेग होगा वह इधर की ओर होगा, क्योंकि यह बड़ा वाला पिंड इस छोटे वाले पिंड को अपने साथ इधर की ओर लेकर जाएगा। तो वही चीज हमें पता करना है कि ये दोनों पिंड आपस में किस वेग से इधर की ओर जाएंगे। तो हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति में हम संवेग संरक्षण का नियम ही लगाते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास दिया है वह लिख लें, या हम इस पिंड का कोई नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं कि यह पिंड ए है और यह पिंड बी है, तो यहाँ पर लिख भी लें। तब हम संवेग संरक्षण का डायरेक्ट नियम लगा सकते हैं। तो लिखेंगे संवेग संरक्षण नियम से। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। और चूंकि यहाँ पर टक्कर हो रही है तो हम लिखेंगे कि टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर से पहले का संवेग हम कैसे पता करेंगे? तो टक्कर से पहले का संवेग यदि हम पिंड ए का पता करें संवेग, तो पिंड ए का संवेग जो पी ए होगा, ठीक है, मतलब पिंड ए का संवेग सूत्र mv से क्या हो जाएगा? m है 10 और v है 40, तो 10 और 40 की गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 400 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। जबकि पिंड बी का जो संवेग होगा टक्कर से पहले वह कितना हो जाएगा? 20 और 50 की गुणा कराएंगे, तो 20 और 50 की जब गुणा होगी तो कितना हो जाएगा? 1000, तो यह हो जाएगा 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो यह तो हुआ टक्कर से पहले का संवेग। और टक्कर के बाद का जो संवेग है वह कितना हो जाएगा? तो संवेग के लिए हम जानते हैं कि हमें m और v की जरूरत है। तो चूंकि टक्कर के बाद हमें इसका वेग पता करना है तो v तो हमें ज्ञात ही करना है। ठीक है, हमें जरूरत है सिर्फ द्रव्यमान m की। तो द्रव्यमान m कितना हो जाएगा? देखिए 20 किलोग्राम का यह पिंड है और 10 किलोग्राम का यह पिंड है। तो जब ये आपस में संयुक्त हो गए हैं तो इन दोनों पिंडों का जो कुल द्रव्यमान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम का यह, 20 किलोग्राम का यह, तो कुल हो जाएगा 30 किलोग्राम का। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं PAB, मतलब पिंड A और B के संयुक्त होने पर जो इसका संवेग होगा उसको मान लेते हैं कि PAB है। तो टक्कर के बाद का संवेग तो PAB हो गया, लेकिन टक्कर से पहले का संवेग क्या हो जाएगा? क्योंकि पहले पिंड का है 400, दूसरे पिंड का है 1000। तो टक्कर से पहले का संवेग पता करने के लिए हम पहले तो परिणामी संवेग पता करते हैं, और परिणामी संवेग को हम सीख चुके हैं कि डेल्टा P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और डेल्टा P को हम संवेग परिवर्तन भी कहते हैं। तो इस परिणामी संवेग की जगह पर हम डायरेक्ट डेल्टा P लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दें डेल्टा P। तो अब डेल्टा P हम कैसे पता करेंगे? तो डेल्टा P को पता करना सीख चुके हैं कि P1 में से हम P2 घटा देते हैं, लेकिन चूंकि पहले पिंड को हम A माने हैं तो यह हो जाएगा PA और दूसरे पिंड को B माना गया है तो यह हो जाएगा PB। तो PA का मान है 400 और PB का मान है 1000। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं परिणामी संवेग। तो PA माइनस PB बराबर PAB। तो PA का मान अभी कितना आया था? 400, या यहाँ पर हल करके भी दिखा सकते हैं कि PA बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणे 40 की पिंड A का जो द्रव्यमान है वह है 10 और पिंड A का जो वेग है वह है 40। ठीक है, फिर माइनस PB
तो पिंड बी का जो द्रव्यमान है वह है 20 और इसका जो वेग है वह है 50 बराबर PAB के लिए क्या हो जाएगा m तो जान ही चुके हैं कि 10 और 20 हम जोड़ देंगे तो 10 + 20 यह तो हो गया m और v हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर रख दें v। अब इसे हल करके हम v का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यह तो हो जाएगा 400 माइनस यह हो जाएगा 1000 बराबर यह हो जाएगा 10 और 20 30 v। 400 में से 1000 घटाना है मतलब 1000 में से 400 घटा दें माइनस का चिन्ह रख दें तो माइनस का बचेगा 600 बराबर यह हो जाएगा 30v। तो यहाँ से चूंकि हमें v ज्ञात करना है तो खाली v बराबर क्या हो जाएगा, इस 30 को उठाकर इधर ले आए तो 600 बटा 30 हो जाएगा, वो भी माइनस का, तो इस 0 से यह 0 कट जाएगा, 3 अक्कम 3 और 20 तिया 60। तो यह आ गया माइनस का 20 बराबर v। तो v को इधर और माइनस के 20 को इधर रख सकते हैं। और जो यहाँ पर यह माइनस आ गया है तो माइनस हमें यह बताता है कि जो पिंड इधर को जा रहा था वह दूसरे पिंड के संवेग ज्यादा होने के कारण यह पिंड अब इधर की ओर जाएगा। तो इस माइनस चिन्ह को हटा सकते हैं जब हम लिखेंगे कि संयुक्त पिंड का वेग। तो यहाँ पर लिख दें अतः संयुक्त पिंड का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि v वेग है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इस माइनस को हटा सकते हैं, यह माइनस अब यहाँ नहीं रखेंगे, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए इस सवाल को हल करने का एक तरीका और है, वह भी जान लेते हैं कि दूसरे तरीके से हम इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए टक्कर से पहले के निकाय का जो कुल संवेग होगा वह बराबर होगा टक्कर के बाद के कुल संवेग के। तो यदि हम परिणामी संवेग के अनुसार नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको हम इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो टक्कर से पहले का जो कुल संवेग होगा वह क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 और यह बराबर होगा m1 प्लस m2 और इनटू में इधर v कर दें, ठीक है, क्योंकि यह पहले का वेग है और यह बाद का वेग है और बाद के वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं और प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इस नियम में हमें एक चीज ध्यान देना होगा कि जो पिंड इधर की ओर गति कर रहा है तो इसका जो वेग होगा उसे हम धनात्मक लेंगे और जो पिंड इधर की ओर गतिशील है उसका जो वेग लेंगे वह ऋणात्मक लेंगे, मतलब माइनस का लेंगे, ठीक है। या हम इसको माइनस और इसको प्लस ले सकते हैं। तो देखिए जो यह पिंड 10 किलोग्राम का है यह 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है जो कि इधर की ओर जा रहा है, तो इसके वेग को हम धनात्मक लेंगे जबकि इसके वेग को ऋणात्मक लेंगे क्योंकि यह जो पिंड है यह इधर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो m1 यहाँ पर है 10 किलोग्राम तो 10 गुणे u1 कितना हो जाएगा 40, फिर प्लस m2 तो m2 है 20 और u2 कितना हो जाएगा, u2 हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड, वो भी माइनस का लेंगे, ठीक है, क्योंकि यह इधर की ओर गतिशील है तो माइनस का ले लेंगे 50 बराबर m1 प्लस m2 तो m1 है 10 और m2 है 20 तो यह हो जाएगा 10 प्लस 20 और गुणे में क्या रखेंगे v। तो इसे जब हम हल करेंगे तो देखिए 40.400 हो जाएगा और यहाँ पर है प्लस और देखिए यहाँ पर 20 और जब 50 की गुणा कराएंगे तो 1000 हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो माइनस का 1000 तो देखिए 1000 माइनस का है और प्लस यहाँ पर पहले से है तो प्लस माइनस सीधे हम यहाँ पर माइनस रख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ही जब पहला नियम लगाया गया था परिणामी संवेग का तब भी 400 माइनस 1000 ही आया था, ठीक है, बराबर इधर कितना हो जाएगा 30v। तो जब इसे हल करेंगे तो यह तो माइनस का 600 बचेगा बराबर यह हो जाएगा 30v। तो यहाँ से यदि हम v का मान ज्ञात करें तो v बराबर क्या हो जाएगा 600 बटा हो जाएगा 30, वो भी माइनस का, ठीक है। तो 0 से 0 कटेगा, 3 अक्कम 3 20 तिया 60। तो देखिए इस विधि से भी v का जो मान आया है वह माइनस का 20 ही आया है। तो माइनस का 20 बराबर v अर्थात v इधर कर लें और 20 को इधर कर लें। तो जो यह v का मान माइनस आया है तो यह माइनस क्या बताता है, क्योंकि हमने इधर वाले पिंड का वेग माइनस का लिया था, इसका मतलब इस 20 किलोग्राम वाले पिंड के साथ साथ जो यह 10 किलोग्राम का पिंड था इसको यह अपने साथ इधर की ओर गतिशील कर देगा। तो दोनों नियमों में से हम कोई भी एक नियम का यूज करके हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे अतः संयुक्त पिंड का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड, अतः यही हो जाएगा हमारा
आंसर। अब इस 14वें सवाल में कह रहा है कि 40 किलोग्राम का एक विस्फोटक 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है। अचानक विस्फोट से एक 28 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यदि विस्फोट के बाद बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाए तो छोटे टुकड़े का वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न के अनुसार यह कहा जा रहा है कि 40 किलोग्राम का एक विस्फोटक 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है। तो मान लेते हैं कि यह एक विस्फोटक है जो कि है 40 किलोग्राम का, और इस विस्फोटक का जो वेग है वह है 12 मीटर प्रति सेकंड। फिर सवाल कह रहा है कि अचानक विस्फोट से वह 28 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। मतलब यह है कि जो यह 40 किलोग्राम का विस्फोटक है यह 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है। अचानक इस विस्फोटक का विस्फोट हो जाता है, मतलब दो टुकड़ों में टूट जाता है, जिसमें से एक टुकड़ा 28 किलोग्राम का बन जाता है और दूसरा टुकड़ा 12 किलोग्राम का बन जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यह जो 40 किलोग्राम का टुकड़ा है इसमें से एक टुकड़ा 28 किलोग्राम का हो जाता है और दूसरा टुकड़ा 12 किलोग्राम का रह जाता है। तो देखिए 40 किलोग्राम का था तो एक टुकड़ा 28 और दूसरा 12 किलोग्राम का है तो 12 और 28 40 हो जाएगा। तो फिर सवाल कह रहा है कि यदि विस्फोट के बाद बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाए, जो यह बड़ा टुकड़ा है 28 किलोग्राम का, इसका वेग 0 हो जाता है। इसका मतलब जब विस्फोट हुआ है तो यह टुकड़ा जमीन पर अर्थात नीचे गिर जाता है, ठीक है। और जो यह 12 किलोग्राम का टुकड़ा है यह चलता ही रहता है। जिस टुकड़े का वेग हमें ज्ञात करना है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाए तो छोटे टुकड़े का वेग ज्ञात कीजिए। मतलब इस 12 किलोग्राम वाले टुकड़े का हमें वेग ज्ञात करना है, ठीक है। और वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें संवेग संरक्षण का नियम ही हम लगाएंगे, क्योंकि इधर का जो भी संवेग होगा वह बराबर होगा इधर जो निकाय बन रहा है उसके संवेग के। तो इधर का संवेग क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो इधर का जो द्रव्यमान है वह है 40 किलोग्राम और जो इसका वेग है वह है 12 किलोग्राम। तो इधर का संवेग तो हो गया 40 गुणे 12, जबकि इधर का संवेग क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो टुकड़े हो गए हैं, एक 12 किलोग्राम का एक 28 किलोग्राम का। तो यदि हम 28 किलोग्राम वाले टुकड़े का यदि संवेग पता करें तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान तो 28 ही है लेकिन इसका वेग चूंकि 0 हो जाता है, ठीक है। तो 28 गुणे 0 हो जाएगा। फिर 12 किलोग्राम वाले टुकड़े का संवेग क्या हो जाएगा, 12 की गुणा हम कराएंगे, क्योंकि इसका वेग तो हमारे पास है नहीं, इसलिए इसके वेग को हम v मान लें, ठीक है। तो चूंकि यह एक निकाय है तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यही टुकड़ा दो टुकड़ों में टूटा है। तो विस्फोट के बाद देखिए यहाँ पर दो टुकड़े हो गए हैं, एक 12 किलोग्राम का एक 28 किलोग्राम का, ठीक है। तो इसका संवेग और इसका संवेग हमें जोड़ना पड़ेगा, और यदि 3 टुकड़े हो जाते तो हमें तीनों टुकड़ों का संवेग जोड़ना पड़ता, जो कि वह इसी के बराबर होता। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम लगा सकते हैं। तो लिखेंगे संवेग संरक्षण नियम से। तो संवेग संरक्षण नियम से क्या हो जाएगा, तो विस्फोट से पहले का संवेग बराबर विस्फोट के बाद का संवेग। तो विस्फोट से पहले का संवेग क्या हो जाएगा, 40 गुणे 12 बराबर होगा यह विस्फोट के बाद के संवेग के। तो विस्फोट के बाद का संवेग क्या हो जाएगा, इस टुकड़े का संवेग क्या हो जाएगा 28 गुणे 0, क्योंकि इसका वेग है 0। तो इसमें हम जोड़ देंगे दूसरे टुकड़े के संवेग को। तो दूसरे टुकड़े का संवेग क्या हो जाएगा 12 गुणे v, क्योंकि इसका वेग हमारे पास नहीं है इसलिए हम इसके टुकड़े को मान लेते हैं v, जिसे हमें ज्ञात करना है। और यदि यहाँ पर सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या हो जाएगा m और यहाँ पर u कर दें। u इसलिए किया गया क्योंकि प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम mu लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके दो टुकड़े हो गए हैं, एक यह 28 किलोग्राम का है तो इसको m1 मान लें, और एक यह 12 किलोग्राम का है तो इसको m2 मान लें, ठीक है। और इसके वेग को v1 मान लें और इसके वेग को v2 मान लें। इधर के वेग को v क्यों माना गया, क्योंकि यह अंतिम वेग है। तो इस प्रकार से यह सूत्र बन जाएगा mu बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। और यदि यहाँ पर एक टुकड़ा और कोई होता तो हो जाता m3 v3।
तो यदि हम सूत्र रखेंगे तो यहाँ पर हमें V2 रखना होगा। ठीक है, इसका मतलब V2 हमें ज्ञात करना है। तो अब इसे हल करके यहाँ से हम V2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 40 और 12 की गुणा कराएंगे तो 12 चक्कू हो जाएगा 48 और 1 0 480 हो जाएगा। और 28 की गुणा जब 0 से कराएंगे तो यह तो 0 बन जाएगा। ठीक है, और यह हो जाएगा प्लस 12V2। तो 12V2 में जब 0 जोड़ेंगे तो 12V2 ही रह जाएगा। तो चूंकि हमें सिर्फ V2 चाहिए तो V2 को इधर ही रोक लें, और जो यह 12 गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 480 के। तो 12 कम 12 12 चक्कू 48 1 0। तो V2 का जो मान आया है वह आया है 40। तो इधर V2 कर दें और 40 को इधर कर दें। तो चूंकि जो V2 है यह वेग होता है और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अतः जो छोटे टुकड़े का वेग होगा वह होगा 40 मीटर प्रति सेकंड। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 15वें सवाल में कह रहा है कि 40 किलोग्राम का एक विस्फोटक 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है। विस्फोट के पश्चात वह 28 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यदि विस्फोट के पश्चात बड़ा टुकड़ा उसी दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने लगता है तो छोटे टुकड़े का वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह भी सवाल 14वें सवाल के जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी 40 किलोग्राम का विस्फोटक है जो कि इसकी स्पीड है 15 मीटर प्रति सेकंड और इसमें थी 12 मीटर प्रति सेकंड। तो 15वें सवाल में जो m है वह तो 40 ही है। ठीक है, क्योंकि सूत्र यही लगेगा, विस्फोट से पहले का संवेग बराबर विस्फोट के बाद का संवेग। तो m जो है वह तो 40 किलोग्राम है और जो इसका प्रारंभिक वेग है वह है 15 मीटर प्रति सेकंड। मतलब इस 12 की जगह पर हो जाएगा 15। और देखिए विस्फोट के बाद दो ही टुकड़े बन रहे हैं, एक 28 किलोग्राम का, एक 12 किलोग्राम का, जो कि 14वें सवाल में भी 40 किलोग्राम का जो टुकड़ा था वह दो टुकड़ों में विभाजित हुआ था, 28 किलोग्राम में और 12 किलोग्राम के टुकड़े में। फिर कह रहा है कि यदि विस्फोट के बाद बड़ा टुकड़ा उसी दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने लगता है, जबकि 14वें सवाल में क्या था, जो 28 किलोग्राम का टुकड़ा था उसका वेग 0 हो गया था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने लगता है यह बड़ा टुकड़ा। तो यह हो जाएगा 28 गुणे 5 और m2 तो 12 ही रहेगा। तो हमें पता करना है छोटे टुकड़े का वेग। तो छोटे टुकड़े के वेग को हम V2 मान लें, इसका मतलब हमें V2 ज्ञात करना है। तो इसको यहाँ से हटाकर अब इसको हल कर लें, जैसे कि यह 14वां सवाल हल किया गया था। तो यह हो जाएगा 15 चक्कू 60 और 1 0। तो यह हो जाएगा 600 बराबर 28 और 5 की गुणा कराएंगे, 5 8 40 हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14। तो यह हो जाएगा 140 प्लस 12 V2। और चूंकि हमें V2 ज्ञात करना है इसलिए पहले तो 140 को उठाकर इधर लाएं, तो 600 माइनस 140 हो जाएगा, इधर बचेगा 12 V2। तो 600 में से 140 घटा लें तो यह बचेगा 0 6 4 460 बचेगा और इधर है 12 V2। तो 12 को भी उठाकर इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 460 बटा 12 बराबर V2। तो 4 से इसे काट लें तो 4 तियां 12, 4 अक्कम 4, 4 अक्कम 4, 2 बचा 4 पंचे 20। तो यह आ गया 115 बटा 3। इसका मतलब V2 को हम इधर कर लें तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 115 बटा 3। तो 3 से इसे हम भाग करा लें 115 में, तो 3 से 115 में भाग कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 बचेगा 2, उतारेंगे 5, 3 8 24 बचेगा 1। जो भागफल आता है उसको सही में रखते हैं तो 38 सही, जितना शेष बचता है उसको अंश में लिखते हैं तो अंश में हो जाएगा 1, क्योंकि शेष है 1 और जिससे भाग कराया गया है उसको बटे में रखते हैं। तो 3 से भाग कराया गया है तो बटे में हो जाएगा 3। तो यह आ जाएगा 38 सही 1 बटा 3। और चूंकि यह वेग है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से चैप्टर 10 के जो 1 से 15 तक आंकिक प्रश्न थे उनको हल कर लिया गया है। अब अगले वीडियो में चैप्टर 11 के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे।